गोदी मीडिया देश की जनता को झूठ बोलना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को भ्रमित करना बंद करे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के अहंकार की हार है। यह परिसीमन बिल की हार है। वो परिसीमन बिल, वो डीलिमिटेशन बिल जो कानूनी रास्ते से लाया जा रहा था, जबकि उस बिल में आपको संवैधानिक मंजूरी लेनी जरूरी थी। महिला आरक्षण बिल की हार नहीं हुई है दोस्तों। यह विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश है। सरल शब्दों में किन 3 बिलों पर चर्चा हुई आपके स्क्रीन पर। लोकसभा में जिन 3 बिलों पर विचार किया गया वो ये थे। नंबर 1, संविधान 131वां संशोधन बिल 2026, परिसीमन बिल 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल। ये 3 बिल थे जिन पर चर्चा हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने कल से बवाल किया हुआ है कि महिलाओं का अपमान है। सबसे शॉकिंग बात, जी हां, संसद में वहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है और यहां संसद के बाहर महिला सांसदों के पास, भाजपा की महिला सांसदों के पास तख्तियां आ जाती हैं। इतनी जल्दी प्रिंटिंग भी हो गई, इतनी जल्दी तख्तियां भी बन गई। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही मन बना लिया था। वो जानती थी कि उसे हार का सामना करना पड़ेगा। वो जानते थे कि इसके बाद वो बवाल करेंगे और इस कार्यक्रम में अंत तक मैं यह प्रमाणित कर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश को झूठ बोल रही है, भ्रमित कर रही है और उन्हें गोदी मीडिया का साथ किस तरह से मिल रहा है। मगर सबसे पहले राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि यह देश की जनता की जीत है। उन्होंने साफ कहा महिला आरक्षण बिल की हार नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ हैं। और कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। The bill has been defeated. That's the news that we are breaking right now. हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परिसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा, तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परिसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि
उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। दोस्तों, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, आइए उसे तथ्यों पर परखते हैं। आपके सामने दोस्तों ये दस्तावेज है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का दस्तावेज। ये एक अधिसूचना है और ये अधिसूचना क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इसके मायने क्या हैं। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 16 अप्रैल की तारीख से महिला आरक्षण कानून लागू हो, यानी आरक्षण अब भी प्रभाव में है। बस केंद्र सरकार को एक बिल लेकर आना है जिसमें सरकार यह प्रावधान रखे कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर 33% आरक्षण लागू करना है तो आरक्षण प्रभावी हो जाएगा। यह कहना गलत है कि इस बिल के फेल होने से महिला आरक्षण मिलेगा ही नहीं। यह बिल ये साफ तौर पर कह रहा है 16 अप्रैल से प्रभावी है, इन्हें बस यह आदेश जारी करना है, मगर यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 543 सीटों में जब आप 33% आरक्षण करेंगे तो भाजपा के पुरुष सांसदों को अपनी सीट देनी पड़ेगी। इन्हें पितृसत्ता के साथ, पेट्रियार्की के साथ समझौता करना पड़ेगा और भाजपा ये कभी नहीं करने वाली। तो ये दस्तावेज भाजपा के झूठ का सीधे तौर पर पर्दाफाश कर रहा है। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर साफ समझ लो, महिला आरक्षण बिल कानून यानी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण 16 अप्रैल 2026 से लागू है। अब सरकार को बस इतना करना है कि मौजूदा 543 सीटों में से 33% सीटें चिन्हित करके उन्हें आरक्षित करने के लिए एक बिल लाया जाना है। मगर भाजपा का ड्रामा साहब, पोस्टर तैयार हो गए और संसद के बाहर विपक्ष को और विपक्ष के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे। देखिए, शर्म करो, शर्म करो, महिलाओं का ये अपमान, बहनों का ये अपमान। और भाजपा की महिला सांसद शोभा करांजय उसी मार्च में शामिल थीं और वो लगातार विपक्ष पर प्रहार कर रही थी। देखिए क्या हो रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग की मांग है? महिला को अपमान करने का काम आज पार्लियामेंट का अंदर इंडिया अलायंस ने किया है। ये पूरा देश में महिला एक लक्ष्य रखे थे पार्लियामेंट के ऊपर। आज महिला का रिजर्वेशन बिल पास होगा, उसको फेल करने का, हराने का काम इंडिया अलायंस ने किया, जिसको हम विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री ये कहने लगते हैं कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया है, कांग्रेस ने देश की महिलाओं का अपमान किया, जबकि मैंने प्रमाणित कर दिया अगर इस सरकार की नीयत है तो मौजूदा 543 सीटों में 33% आरक्षण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यह सरकार 2011 के सेंसस के आंकड़ों पर यह सब करवाना चाहती थी। अभी एक सेंसस चल रहा है, आप उसका इंतजार कर लीजिए। 2027 जब भी उस सेंसस के नतीजे आएंगे उसके बाद यह कवायद शुरू कर दीजिए। मगर नहीं, अमित शाह का बयान आपके स्क्रीन पर, विपक्ष का यह जश्न हर उस महिला का अपमान है जो दशकों से अपने अधिकार का इंतजार कर रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी कितनी बार महिलाओं के साथ विश्वासघात करेंगे, अमित शाह कह रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं यह विधेयक सिर्फ एक बिल नहीं था बल्कि नारी शक्ति को अधिकार एवं उन्हें सम्मान देने का अवसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने अपनी संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान को बलि चढ़ा दिया। तो एक बात बताएं राजनाथ सिंह, जब आप ये बिल लेकर आ रहे थे, जो तीनों बिल फेल हो गए, क्या आपने विपक्ष से मशवरा किया? प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो यह बताओ आपने क्या इस बिल पर विपक्ष से मशवरा किया? आप 10 दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुला सकते थे, मगर आपने यह सब नहीं किया। क्यों?
क्योंकि आपको ड्रामा करना था पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले। पश्चिम बंगाल चुनाव जहां महिला वोट मायने रखता है, बस ये सारा ड्रामा उसको लेकर था। और कल मैंने स्मृति ईरानी को सुना राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू में। स्मृति ईरानी कह रही थी कि हम जब भी लाएंगे, साल में कभी ना कभी तो चुनाव होते रहते हैं। अरे मैडम, अभी 23 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। जी हां, और आज यानी कल आप संसद में बहस करवा रही थी। कृपया देश की जनता के साथ गलत बयानी करना बंद करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनका मीडिया, ये एक पत्रकार हैं, क्या कह रही हैं देखिए। संसद के भीतर महिलाएं आज फिर से हार गईं। अब मैं आपको इनका 2023 का एक बयान सुनाना चाहता हूं। क्यों दोस्तों? क्योंकि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया था सर्वसम्मति से। और उस वक्त मोहतरमा ने क्या कहा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महिला आरक्षण बिल पर बड़ी खबर, संसद में महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट की मोहर। नई संसद में भविष्य में नए तेवर और कलेवर में दिखेंगी महिला सांसद। यह बात ये मोहतरमा 18 सितंबर 2023 को कह चुकी हैं। और अब फिर से क्या कह रही हैं, संसद के भीतर महिलाएं आज फिर से हार गईं। यानी कुछ भी कहना, जो बात भारतीय जनता पार्टी इनसे कहती है वही बात ये लोग दोहराते हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा खुद फंस गई है। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का क्या बयान आया है। वो इसे काला अध्याय बता रहे हैं। यह बात अलग है कि 2010 में इन्होंने खुद महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया था। देखिए इनका बयान, कल ही बयान दिया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। आज भारत के महान लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय जुड़ा है। विपक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को पारित ना होने देना भारत माता के सम्मान पर आघात है, देश की समूची मातृशक्ति के साथ धोखा है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हरण है। यह बात अब जाकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम ट्रैवल करवाता हूं, साल 2010 में लेकर चलना चाहता हूं। 2010 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक सांसद हुआ करते थे गोरखपुर से। और यहां पर सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई सभी दलों के सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इस बिल पर अपनी राय देनी चाहिए। ये अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब क्या कह रहे हैं कि साहब काला अध्याय है। वो एक एंटरप्रेन्योर है ना, क्या है, अश्नीर ग्रोवर, उन्हीं का डायलॉग है ना कि ये तो दोगलापन है। सुनिए क्या कहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 2010 में। इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों मुद्दा क्या है, कल कई मोर्चों पर भाजपा एक्सपोज हुई है। एक तो देश की जनता को झूठ कहना कि महिला आरक्षण बिल फेल हो गया है, डिफीट हो गया है, विपक्ष पर हमला करना, सरासर गलत। मैंने आपको बताया प्रूफ के साथ कि अब भी यह सरकार मौजूदा 543 सीटों में उसे लागू कर सकती है, मगर वो नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया कौन से 3 बिल थे। ये देखिए, ये वो 3 बिल हैं जो डिफीट हुए हैं, मगर फिर भी झूठ बोलना। और सबसे बड़ी बात, कल जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण में व्यवधान कोई और नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पैदा कर रहे थे। मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाने वाला हूं। पहली क्लिप में देखिएगा, राहुल गांधी एक सामान्य बात कह रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस कहानी के जरिए राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक जादूगर था, वो अपने ही जादू में फंस गया। और राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह जादूगर कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मगर आप पहले 1 मिनट का क्लिप देखिएगा, यहां पर तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं ले रहे हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष किस तरह से व्यवधान पैदा करते हैं, देखा जाए। बात क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम
हम हंस हंस के मर गए सर। ये हो क्या रहा है? 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, इस कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। What am I doing now? ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। अब मैं आपको दूसरी मिसाल दिखाता हूं। यह मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कल का दिन भाजपा की निगाह से छलावा, भ्रमित करना, क्षमा चाहता हूं, झूठ बोलना, मीडिया का सहारा लेना, यह सब चल रहा था साहब। अब मैं आपको बताता हूं, अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया राहुल गांधी में। अगर देखिए किस तरह से दो बार इंटरप्ट करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, देखा जाए। द मैजिशियन एंड द बिजनेसमैन। ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर। सर मैजिशियन बोला है सर। I've said magician. No. Sir, I've said magician. I didn't even say peer. माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बोलने दीजिए सर। मैं आपको मैंने संसद की गलती क्या गरिमा की है, से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। सर द प्रॉब्लम इज नहीं, ये सर, खत्म करता हूं, सर। उचित नहीं है। सर आई फिनिश सर। नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा, गरिमा होती है। सर लेट मी आई फिनिश। स्पीकर सर, व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज अ पार्टनरशिप एंड देन देयर इज अ हिडन पावर, massive, extremely strong, but completely hidden. Okay? And that power, that force, that does not show itself, but is there, knows the entire history of the magician. It knows every single detail about the magician, from when he first came into politics till when he arrived as Prime Minister. And it is using that information. ना, ये It is using the information to shape. नो, देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं राहुल गांधी जी, क्या बोल रहा हूं सर? आप नहीं, वेणुगोपाल जी, ये उचित नहीं है। Don't disturb us, sir. Let them reply, sir. Home Minister is going to reply. मैं आपको बताऊं, होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, विधेयक पे बोलते हैं, जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है। आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं, प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को, लेकिन सदन की गरिमा, मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना। नो, विधेयक में सर बोलने तो दीजिए सर। आप जानते हैं सबसे अजीब बात, कई लोग अपना असली रंग दिखा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सांसद हुआ करती थीं, इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, अब ये राजनीतिक अवसर तलाश रही हैं। अब वो ये बयान जारी करते हैं कि कल जो महिला आरक्षण बिल हारा, ये महिलाओं के लिए हार है। आप तो शिवसेना में हुआ करती थी ना, उद्धव सेना में ना। सबसे बड़ी बात, मैं प्रमाणित कर चुका हूं कि महिला आरक्षण बिल नहीं हारा है। और उससे भी बड़ी बात, 2023 में इनका यह बयान देख लीजिए, जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था तब इसे ये ऐतिहासिक बता रही थी कि मैं कितनी खुश हूं। मगर अब चूंकि राजनीतिक अवसर तलाशने, हालांकि मुझे इंतजार रहेगा कि प्रियंका चतुर्वेदी कहां जाएंगी, किस पार्टी में जाएंगी, मुझे पता है कहां जाएंगी, मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मगर यहां देखिए, पहले वो सेलिब्रेट कर रही थी 2023 में, क्यों? क्योंकि उस वक्त उद्धव सेना के साथ थी।
उद्धव सेना के सपोर्ट से बिल पारित हुआ था, मगर जब विपक्ष ये देख रहा था कि संविधान का अपमान हो रहा था, तब जाकर विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा संभाला। कंगना रनावत सामने आती हैं और वो कहती हैं कि ये मेरे दिल के बहुत करीब था। सुनिए क्या कह रही हैं कंगना रनावत। बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं यह सरासर झूठ है और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का झूठ छुपा हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महिला आरक्षण के आड़ में ये परसीमन कराना चाहते थे। महिला बिल तो पहले से पारित हो गया 2023 में और सर्वसम्मति से पारित हुआ है। तो यदि उसे लागू करना है तो 543 जो सीट है उसमें लागू करने में तो कोई अड़चन है ही नहीं। उसे रोका किसने था? वो खड़गे साहब ने तो उसी समय कहा कि 2024 के चुनाव है वो इस बिल के आधार पर होना चाहिए। लेकिन वो परसीमन लाना चाहते थे जिससे छोटे राज्यों को भारी नुकसान होता है और इस कारण से जो इंडिया गठबंधन है उसका विरोध उन्होंने किया कि आप लागू करिए, तो पुराने बिल को लागू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप परसीमन के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, अपना मतलब देश का नहीं बल्कि भाजपा का भला करने के लिए सब कर रहे थे। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से समझें। मैं क्यों यह कार्यक्रम आपके सामने कर रहा हूं? क्योंकि देश की जनता को सच जानने का अधिकार है। महिलाओं के नाम पर भाजपा छलावा करती है, जबकि हम सब जानते हैं महिलाओं के नाम पर इनका क्या रिकॉर्ड है। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर बाबा राम रहीम को सपोर्ट से लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने किस तरह से बर्ताव किया, महिला पहलवानों से लेकर, ये तमाम फैक्ट्स हैं, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा आप सुने योगेंद्र यादव, इसके मायने क्या हैं वो समझा रहे हैं। क्या डिफीट हुआ है, देश को क्या हासिल हुआ है, और वो ये भी बता रहे हैं कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, भाजपा अपनी कारस्तानी जारी रखेगी। लंबा बयान है योगेंद्र यादव का, मगर मैं चाहूंगा आप अंत तक सुने। सुना जाए। इस देश के संविधान में राज्यों को क्या सीट मिलेगी, उसका स्थान संविधान से हटा के कानून में डालने की साजिश कामयाब नहीं। राहत ये जरूर है कि इस देश के संघीय ढांचे को असंतुलित करने की साजिश, बहुत चालाक सी साजिश, कामयाब नहीं हुई। राहत ये जरूर है कि अभी तत्काल परिसीमन करके पूरी देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में छेड़खानी करने की कामयाब कोशिश नहीं हो पाई। लेकिन सब टेम्परेरी राहत है। याद रखिए, सब सवाल एक साल में दोबारा आने वाले हैं। 27 में सेंसस के बाद परिसीमन का सवाल दोबारा आएगा, चूंकि वो अनिवार्य है। सेंसस के बाद महिला के आरक्षण का सवाल आएगा, जो आना चाहिए, लेकिन उसमें अभी पेच लगा हुआ है। और 27 के बाद संघीय ढांचे में किस राज्य को क्या सीट मिले, ये सवाल फिर मुंह बाए खड़ा हुआ है। इस वक्त में ये जो आने का 1-1.5 साल मिलेगा, इसमें हमें सोचना है, इसमें इन सवालों के जवाब सोचने हैं। इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के साथ सिर्फ यही खिलवाड़ नहीं हो रहा है, चाहे SIR हो, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे चुनाव आयोग हो। इस देश के बुनियादी चुनावी ढांचे को बदला जा रहा है, उसका देश काल पात्र सब बदलने का खेल चल रहा है। उसका मुकाबला अंततः जनता करेगी। संसद में तो हार हो गई है, लेकिन इस षड्यंत्र को जनता की अदालत में ले जाके हराना हम सबकी जिम्मेवारी है। और ये सुनिश्चित करना कि अगली बार कहीं और कोई और शरारत फिर औरतों का नाम लेके ना हो, और औरतों का आरक्षण जल्द से जल्द हो, बिना किसी अड़चन के। तो देखा आपने कितनी आसानी से योगेंद्र यादव ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।
मैं फिर कहना चाहता हूं गोदी मीडिया के वो तमाम पत्रकारों को, गिरबान में झांको, बताओ तुमने 2023 में क्या कहा था और अब तुम क्या कह रहे हो। सबसे शॉकिंग बात, एक अखबार जिसकी मैं इज्जत करता हूं, इंडियन एक्सप्रेस, उसके फ्रंट पेज में भी लिखा हुआ है वुमेन्स बिल डिफीटेड। अब आप समझ सकते हैं कि क्या खेला चल रहा है, किस तरह से ब्रेन वॉशिंग चल रही है मास लेवल पे। यह चलता है हमारे देश में। हमारे देश में राजनीति नहीं होती दोस्तों, विपक्ष को डीमोनाइज किया जाता है, उसे खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, और हकीकत क्या है वो मैं आपको अपने मंच पर लगातार बताते रहता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।